प्रैक्टिकल बात है, इसलिए हमने हम लोग जो बैठे हैं इधर, हम लोग कॉलेजियम का विरोध करने के लिए नहीं बैठे हैं। एक ये भी बात समझ लेनी है। कॉलेजियम का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास में गवर्नमेंट नहीं है। आपको मालूम होगा कि भारत के संविधान में मोदी ने संशोधन किया और नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाया। मालूम है आप सबको? यस, 99 मालूम? अमेंडमेंट 2014-15 में बनाया। 99 अमेंडमेंट था ना? हाँ, 99 मालूम है आप सबको। और पूरे देश की पार्लियामेंट का मतलब है कि 135 करोड़ लोगों ने वो अमेंडमेंट किया। आपको मालूम है कि भारत के 135 करोड़ की आवाज को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का जजमेंट है, मात्र 5 जजों ने कहा कि ये जो अमेंडमेंट है ये बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है, इसलिए ये अमेंडमेंट नहीं ठहर सकता, अल्ट्रा वायरस है। सही है? और उस अमेंडमेंट में आपको मालूम होगा गवर्नमेंट का रोल था। आपको हमको शायद ये मालूम है। और ग्राउंड्स तो बदल सकते हैं, क्या बेसिक स्ट्रक्चर का ग्राउंड कभी बदल सकता है? नहीं बदल सकता। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था के संदर्भ में एक ऐसा जजमेंट पास कर दिया कि भविष्य की भी गवर्नमेंट इस मामले को लाने के लिए अब इस जजमेंट से बन गई है 5 जजेस से। तो फिलहाल हमारी समस्या क्या है और हम लोग क्या चाहते हैं, सवाल ये है। हम लोग गवर्नमेंट के बारे में ऐसी राय रखते हैं कि जितना सत्यानाश भारत में गवर्नमेंटों ने हमारा किया है, उससे ज्यादा सत्यानाश भारत में न्यायपालिका ने हमारा किया है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा मानने का कारण क्या है? मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, आपको केवल चंद बातें बताकर ही उसके डिटेल के संदर्भ में बात कहूंगा। केवल एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। भारत का संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया है। भारत का संविधान जब 50 में लागू हुआ और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो उस समय जजेस थे, वो संविधान सभा में जो बहस हो रही थी जिन कंसेप्ट पर, उसके बारे में वेल अवेयर थे। आज के जजेस नहीं अवेयर होंगे, एक बात हो सकती है, लेकिन उस समय के जजेस तो क्योंकि समकक्ष थे तो सारा पता था। आपको मालूम होगा कि मद्रास में गवर्नमेंट ऑर्डर के माध्यम से जुडिशरी के अंदर रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। एक केस है 1951 का, दोरायजी राजन चंपकम, है ना? पढ़ा है सबने, आपको नाम भी मालूम। आपको यह भी विवाद मालूम है कि वो गवर्नमेंट ऑर्डर के माध्यम से गवर्नमेंट ने दिया, उस महिला ने, उस चंपकम नाम की महिला ने उधर स्टेट में हाई कोर्ट में चुनौती दिया। मद्रास में, मद्रास हाई कोर्ट ने उस गवर्नमेंट ऑर्डर को टर्न डाउन कर दिया। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट में प्ली क्या था कि भारत के संविधान में किसी भी रिजर्वेशन की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है और ये गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट ऑर्डर से रिजर्वेशन दे रही है ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अब उन्होंने काय का उपयोग किया? उसी संविधान का, इक्वलिटी का, आर्टिकल 14 का इस्तेमाल कर लिया। मतलब जिस संविधान में समानता बनाई गई कि समानता लाई जाएगी, उन्होंने उल्टा कह दिया कि जब ये कानून है ना, इससे अब समानता का उल्लंघन हो रहा है, दूसरे समाज ये स्पेशल हो गए। उल्टा कर दिया उन्होंने व्याख्या। समानता का लाया गया आपके बहुत बड़े समाज के लिए, उन्होंने उल्टी व्याख्या करके बता दिया कि साहब समानता का उल्लंघन हो रहा है इस गवर्नमेंट ऑर्डर से, इसलिए गलत है। हाई कोर्ट उनके उस व्याख्या से सहमत हो गया और सहमत होने के बाद में उस गवर्नमेंट ऑर्डर को टर्न डाउन इस ग्राउंड पे किया कि भारत के संविधान के अनुसार लोगों से असमानता नहीं की जा सकती। ये गवर्नमेंट ऑर्डर जो है असमानता कर रहा है, संविधान में समानता की व्यवस्था है, इसलिए गवर्नमेंट ऑर्डर गलत है। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हीं के इंटरप्रिटेशन को कंफर्म किया। अब मैं केवल एक सवाल सोचता हूं, आप लोगों के सामने भी है। ये 1951 में जब ये जजमेंट आया, बाबा साहब जिंदा थे, नेहरू भी जिंदा था, कानून बनाने वाले, संविधान बनाने वाले ज्यादातर लोग थे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी उसी जमाने के जज थे, कोई नए जज नहीं थे। लेकिन उस न्यायपालिका के पास में जो सबसे बड़ा ताकत दिया था भारत के संविधान ने व्याख्या की,
और जब उसे व्याख्या का अवसर मिला तो पहली बार में ही उसने व्याख्या हमारे विरोध में किया, हमारे विरोध के अधिकार के लिए किया, हमारे पक्ष में उन्होंने व्याख्या नहीं किया। वह पेरियार रामास्वामी जी का नाम सुना है? पेरियार रामास्वामी दक्षिण भारत में ही थे। दक्षिण भारत में उन्होंने जब इस आंदोलन को टेक ओवर किया, इसका विरोध किया, नेहरू को पता चला, नेहरू ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया, क्योंकि 1951 में कोई भी चुनाव नहीं हुआ था। सर 1951 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने बाबा साहब को बुलाकर कहा कि मिस्टर अम्बेडकर, ये सिचुएशन है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप क्या इसका हल बताते हैं? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय कहा, ऑल राइट, इसको फ्यूचर के लिए ही परमानेंट खत्म करते हैं, व्यवस्था भारत के संविधान में करते हैं, और भारत के संविधान में पहला संशोधन हमारे ही इस विषय को लेकर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 किया गया। यानी इस न्यायपालिका को पहला अवसर मिला व्याख्या करने का, तो हमारे विरोध में किया। अब हमारे पास 2-3 सवाल हैं कि ये जो संशोधन किया, ये तो सामान्य कोई स्टैट्यूटरी लॉ बनाकर या रूल्स बनाकर या गाइडलाइन जारी करके किया जा सकता था, भारत के संविधान में ही क्यों किया? एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे एक्ट है, एक्ट के नीचे रूल्स हैं, रूल्स के नीचे नोटिफिकेशंस हैं, नोटिफिकेशंस के नीचे रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस के नीचे ऑर्डर्स हैं। ये हायरार्की ऑफ लॉ है ना। तो भारत के संविधान में ही क्यों किया, एक सवाल बन जाता है। और दूसरा सवाल बनता है, भारत के संविधान में ये लगभग 395 आर्टिकल है, तो ये फंडामेंटल राइट के चैप्टर में ही क्यों किया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कर देते या कहीं और लिख देते। आप सभी विद्वान साथी जानते हो कि भारत के संविधान का जो अस्तित्व है, क्या भारत में किसी भी एक्ट का अस्तित्व है? नहीं। क्या कोई भी एक्ट भारत के संविधान के विरोध में कोई कानून बना सकता है? एकदम सही है ये बात। अच्छा, अब हम भारत के संविधान के अंदर आ जाएं, तो भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट का जो इफेक्ट है चैप्टर का, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या जो अदर आर्टिकल्स हमारे हैं, क्या उनका उतना बाइंडिंग इफेक्ट है? आप सब जानते हैं। इसका मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी ये बात जानते थे, भविष्य की बहुत दूरगामी बात को। उन्होंने कहा कहीं और नहीं लिखना चाहिए, सीधा संविधान में लिखते हैं, और संविधान में भी वहां लिखते हैं जहां फंडामेंटल राइट है। बस सही है। लेकिन हमारे लोग बहुत ज़्यादा बोलते थे, समाज वाले नेता, कि हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा आओ तुम्हारा मौलिक अधिकार, ये व्याख्या कर देते हैं। एम नागराज में कर दिया व्याख्या, कर दिया, उन्होंने व्याख्या किया ना, वो प्रोविजन तो नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट तो वही बोल रहा हूँ, 141 में व्याख्या किया ना। मेरा कहने का मतलब यही है, व्याख्या किया ना, व्याख्या के अधिकार का ही प्रयोग किया ना। हमारे लोगों ने फंडामेंटल राइट माना, और फंडामेंटल राइट के चैप्टर में लिखा भी है, सब कुछ है। लेकिन जब हम लोगों ने फंडामेंटल राइट, हमारे समाज की जागृति ने फंडामेंटल राइट का प्रचार किया, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा इसको खत्म करना होगा। उन्होंने कहा खत्म सीधा नहीं कर सकते हैं, सीधा इसे नल एंड वॉइड नहीं कर सकते हैं, सीधा इसे अल्ट्रा वायरस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीधा उसको ही ध्यान में रखकर ये अमेंडमेंट हुआ है। ऐसा करो, इसके इफेक्ट को खत्म करो। इफेक्ट कैसे आया, उसकी कहानी शुरू हो जाती है इंदिरा साहनी के केस से। इंदिरा साहनी से पहले इनेबलिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, करेक्ट। खैर, लीगल फ्रेटर्निटी में बहुत ज़्यादा नहीं जाकर मैं ऊपर इधर वापस आ जाता हूँ। मेरे साथियों, जो हम लोग इस क्रक्स से, ये 27% रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर रहेगा, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। माइनॉरिटी के नाम से किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जाटों को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मराठों को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। क्रीमी लेयर रहेगा, ये भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। 52% को 52% नहीं मिलेगा, 27% मिलेगा, ये भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। किसी सिंगल पोस्ट पर रिजर्वेशन नहीं होगा, ये भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। किसी स्पेशलाइज विषय में रिजर्वेशन नहीं होगा, ये भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बस सही है। प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, ये भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो मैं तो देखता हूं
कि जितना गवर्नमेंट हमारे विरोध में करती है उससे ज्यादा भयानक तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है। हो क्यों रहा है? रिसेंटली अभी आपने भी सुना होगा उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का ये जजमेंट इधर मेरे पास इधर है, रामकुमार गौतम का, कितना बढ़िया जजमेंट दिया उसने। कमरे में अगर गाली दी गई है, हितेश वाला उत्तराखंड का है, हितेश वाला उत्तराखंड का है, और ये दूसरा वाला जो है हितेश वाला तो ये उत्तराखंड का है, और ये इधर जो ये केपी ठाकुर वाला जो है वो उत्तर प्रदेश का है ना। अच्छा एक बात सोचिए आप, वी आर द सोचिए, वो होल्ड क्या कर दिया साहब, पब्लिक व्यू माने पब्लिक, इवन आपका रिलेटिव और फ्रेंड्स भी अगर कमरे में है वो भी पब्लिक की परिभाषा में नहीं है। तो मेरा एक सवाल है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, तो लोग टेलीफोन पे जो गाली दे देते हैं तो वो तो कमरे से भी ज्यादा सीक्रेट है भाई, तो फिर काहे के लिए धमकी की, गाली की, फलानी की एफआईआर फिर कैसे हो जाती है? हम कह रहे जज साहब को ऐसे बिठा लिया जाए। अब क्या बताऊं, ये इत्तेफाक की बात है, ये दूसरा जजमेंट गौतम वाला हमारे कलीग साथी थे, वो विरोध कर रहे थे, तो जजमेंट होने के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ। मुकदमे में जजमेंट देना तो उसके हाथ में था, रोक नहीं सकते थे हम लोग, ये तो सही है, लेकिन बात कहना तो हमारे हाथ में। तो मैं उसको यही कहता, माय लॉर्ड आई पुट ए क्वेश्चन बिफोर माई सेल्फ। वकील वहां बड़े ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि जज से तो सवाल पूछने का अधिकार है नहीं, जज से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है ना वकील को। वो एक ही बात कहता है, आई पुट ए क्वेश्चन बिफोर माई सेल्फ। साहब मैं एक सवाल पूछता हूं अपने आप से, एक लॉजिक है ये साहब। जैसे हजूर आप कोर्ट में बैठे हैं, मान लो थोड़ी देर के प्रिज्यूम कर लें, कोर्ट कमरे में अंदर चैम्बर में मान लो, और हजूर हम उस कमरे में गए हजूर किसी काम से, किसी जजमेंट पर हजूर, और हमने हजूर आपको गाली दी, माँ की, बहन की, फलाने की हजूर, तो हजूर उसमें 504 बनेगी कि नहीं बनेगी हजूर? क्योंकि ऑफेंस आदमी के उसको जो मेंटल है, इंडिविजुअली हरेस उसको हो रहा है, पब्लिक को नहीं हो रहा है। ऑफेंस व्यक्ति के साथ होता है, विटनेस के साथ नहीं होता है। विटनेस ओनली फॉर द पर्पसेस टू प्रूव द इंसिडेंट। तुमने पूरी कहानी बदल दी। आज इस अमेंडमेंट को, मतलब जो जजमेंट्स, जो व्याख्या यही है, प्रोविजन तो है नहीं, है ना। क्या किसी भी लॉजिकल आदमी को यह स्वीकार्य हो सकता है? लेकिन कानून में स्वीकार्य हो गया, सुप्रीम कोर्ट से अफर्म हो गया। मैं दूसरा उदाहरण बताता हूं इसी बात में। ये सारी चीजें जो सामने सामने केवल आपसे एग्जाम्पल इसलिए रखे जा रहे हैं कि आप और हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऐसा क्यों हो रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मेरा यह कहना है, ये जो चेयर है, ये चेयर कुछ करती है या इस चेयर पर बैठा आदमी करता है? तो सच बात है, चेयर तो डेजिग्नेशन है, दैट्स ऑल, है ना। चेयर का कॉन्स्टिट्यूशनली नेम है, ये स्टैट्यूटरी नेम है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनली पोस्ट को और होल्ड करने वाला अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग ही होता है, और ह्यूमन बीइंग की जो ओपिनियंस हैं वो ओपिनियंस उसके अंदर भी समाहित होती हैं। जब ऐसी सिचुएशन है और इस सिचुएशन में जब वो जजमेंट्स देता है तो उसकी जो राय होती है उसे मानना नहीं चाहिए, कानून की राय मानना चाहिए, लेकिन हकीकत में जो आदमी बैठा होता है उसकी अपनी राय उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। यही कारण है कि जब व्याख्या करने का विषय आता है तो इस कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी अपनी राय को जजमेंट बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। इसलिए हम लोगों ने मित्रों ये सोचा कि जो कानून बनाने वाला पूरा जो अभियान है, इस कानून में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा मसला है। इस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपकी जो गवर्नमेंट जहां हैं भी, मायावती की गवर्नमेंट उधर थी और बहुत सारे उदाहरण हैं, वो काम करती हैं तो उन्हें करने नहीं देते हैं, और जहां आपकी सरकारें हैं नहीं हैं वहां तो कोई बात ही नहीं है। हम इसकी तो बात छोड़ देते हैं, हाई कोर्ट जुडिशरी में अपॉइंटमेंट की बात, इलेक्शन कमीशन का पैनल होता है, एडीजीसी का पैनल है, डीजीसी का पैनल है, बैंकों का पैनल है, कॉरपोरेशंस के पैनल हैं, यहां भी आपके पैनल होंगे। क्या पैनल के अपॉइंटमेंट में कोई लॉ, कोई प्रोसीजर, ट्रांसपेरेंसी है?
छोड़ दीजिए, चलो जज नहीं बनेंगे, भाड़ में जाए, हमें नहीं बनना जज, चलो हम वकील हैं, हमने भी LLB कर ली है, हमारी भी इच्छा है कि हम बैंक के पैनल में हो, हमारी भी इच्छा है जिला पंचायत के पैनल में हो, हमारी भी इच्छा है कि बिजली बोर्ड के पैनल में हो, हमारी भी इच्छा है कि जितने भी पैनल है हम भी उसमें होने चाहिए। किस प्रोसीजर से हो रहा है अपॉइंटमेंट भाई? आप सब जानते हो, भाई भतीजा वाला। आपको मालूम ही है हल क्या है। हम सब भी एग्रीड हैं। ऑफिस मान ले जी उनको। आपको मालूम नहीं होगा शायद, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया इस सरकारी वकीलों के अपॉइंटमेंट के संदर्भ में। DR चौधरी साहब और सखाराम सिंह यादव साहब की बेंच बैठी, एक ADGC चंदौली के थे, उनका रिन्यूअल गवर्नमेंट ने नहीं किया और रिन्यूअल के गवर्नमेंट ना होने से उन्होंने हाई कोर्ट में रिट किया। वो हमारे समाज के, यादव समाज और शेड्यूल कास्ट समाज से थे। जब उनको व्याख्या का अवसर मिला तो उन्होंने व्याख्या क्या किया? उन्होंने व्याख्या किया कि दीज पर्सन्स हु आर इन पैनल गेटिंग द सैलरी फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर, और ये पब्लिक एक्सचेकर से अगर ले रहे हैं सैलरी, जो मानदेय ले रहे हैं, जो फीस ले रहे हैं, तो पब्लिक एक्सचेकर माने पब्लिक फंड, और अगर ये पब्लिक फंड है तो फिर जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश रिजर्वेशन एक्ट 1994 है उस प्रावधान के अंतर्गत आता है। और उन्होंने व्याख्या कर कर पूरे स्टेट को डायरेक्शन किया कि जितने भी पैनल हैं सभी में वहां ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए। अब आपका आदमी बैठा तो उसने व्याख्या ये किया, राजनाथ की गवर्नमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट चला गया तुरंत गवर्नमेंट। हमारे वकीलों को तो, जो केवल वो वकील था जिनके फेवर में ये जजमेंट था, उनको छोड़कर किसी वकील को तो पता ही नहीं चला ये कि ऐसा भी कोई जजमेंट हमारे पक्ष में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने गया, सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर को स्टे कर दिया और स्टे करने के बाद में कूड़े में डाल दिया। जब 15 साल बाद मामला सुनवाई पर आया तो वो वकील साहब 65 से ऊपर हो चुके थे। आपको मालूम होगा 65 के ऊपर, 60 के ऊपर के लोग को तो रिन्यूअल नहीं हो सकता ना। इलाज कर दिए। तो जब मुकदमा आया तो एक बहस की गई मात्र, ये वकील साहब की तो एज इतनी हो गई होगी, अब इतनी है, अब ये इनफ्रैक्चुअस हो गई है, इसलिए इस पर कोई भी डिसीजन की जरूरत नहीं है, डिसमिस एज इनफ्रैक्चुअस। और उस जजमेंट की फाइंडिंग के बारे में लिखा दिया, यदि कोई गवर्नमेंट इसको एक्ट अपॉन करती है तो ये पूरा खुला रहेगा चुनौती के लिए। मित्रों, ये सारी जो बातें हैं, हम और हमारा समाज सभी पीड़ित है। हमारी समस्या का हल क्या है? ये तो समस्याएं हैं, आप लोग भी जानते हैं, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। हमारा ये मानना है ये समस्याएं इसलिए दूर नहीं हो रही हैं कि हमारी कोई मजबूत आवाज़ नहीं है इस देश में। मजबूत आवाज़, मजबूत आवाज़ के लिए मजबूत शक्ति चाहिए, और मजबूत शक्ति संगठन में होती है। जिस लेवल का संगठन होता है उस लेवल की शक्ति होती है, जिस लेवल की शक्ति होती है उस लेवल की आवाज होती है। सवाल इस बात का है कि हाई कोर्ट का जो ये मसला है या सुप्रीम कोर्ट का मसला है, क्या मैं इलाहाबाद का अकेले संगठन बनाकर ये समस्या हल हो सकती है? अच्छा, इलाहाबाद को छोड़िए, पूरे यूपी का ही संगठन बन जाए, 75 जिलों का, समस्या हल हो जाएगी? क्योंकि आप भी शायद इतना तो जानते ही हैं लर्नेड ब्रदर्स कि ये नेशनल लेवल का समस्या है। ये नेशनल लेवल की आवाज, नेशनल लेवल की शक्ति बने बिना ये मामला कोई भी आगे बढ़ने वाला, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये नेशनल लेवल की आवाज़ की चाहिए, नेशनल लेवल की शक्ति चाहिए, शक्ति के लिए संगठन चाहिए। इसलिए हमारा मानना है कि संगठन को कागज पर नहीं धरातल पर बनाना है। धरातल का मतलब क्या है? बहुत सारे संगठन हैं अपने जिलों में, कितनी जिले में तहसीलें उन्हें ये नहीं मालूम है, लेकिन वो चलाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसा नहीं है कि रेवाड़ी में है, ये सब जगह है, कहीं और बैठा है, कहीं और बैठा है, सब जगह है ये।